हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय माँ करणी, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई क्लास लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से हों, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही हो। और इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मैं आपको इससे पहले कि अपनी क्लास स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि इससे जस्ट पहले अपनी जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बात की थी सिंपल से सेंटेंस का सिंथेसिस करना है। और उसी प्रोसेस में हमने सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस करने के 8 अलग अलग स्टेप्स हमने जाने थे, जिसमें हमने 3 को कंप्लीट कर लिया था। उन तीनों को हमने बाई एग्जांपल कंप्लीट किया है, वन बाय वन उनको कंप्लीट किया है। फर्स्ट में हमने एंड की बात की थी और एंड को हमने कंप्लीट किया है। अगर हमारे पास वहाँ पर वर्ब सेम होनी चाहिए और वर्ब सेम और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट अलग अलग है तो वहाँ पर एंड का हमें यूज किया है हमने और उसको समझा है। उसके बाद में अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट तो हमने इन्फिनेटिव वर्ब को यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस का सिंथेसिस किया है सिंपल सेंटेंस में। और इन्फिनेटिव क्या होती है, 2+V1 या 2+ फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके बाद में लास्ट वन हमने जो ट्राई किया था वो अपने पास था कि नाउन के साथ या जेरेंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हुए, क्योंकि नाउन या प्रीपोजिशन जेरेंड के साथ में प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स भी उसके जान लिए थे। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था डियर स्टूडेंट्स। और आज हम बात करने वाले हैं, आज की अपनी क्लास में बात करने वाले हैं उससे आगे की प्रोसेस की। और आज की अपनी जो फर्स्ट वन जो अपनी प्रोसेस में रहने वाला है, जो वर्ड रहने वाला है, या यूँ कहूँ कि आज के प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है वो अपने सिंथेसिस में रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव का हम यूज़ करके या एडजेक्टिव को हमें इस्तेमाल करते हुए सिंथेसिस किस प्रकार से कर सकते हैं, दो सेंटेंस को मर्ज कैसे कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में कैसे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आज क्लास की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत से जानते हैं कि सबसे पहले आज हमारे पास जो सबसे पहले स्टेप है या प्रोसेस में सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर सबसे बात करते हैं एडजेक्टिव की। किसकी? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव को कैसे आपको यूज़ करना है कैसे सेंटेंस में, देखिए एडजेक्टिव को एडजेक्टिव को नाउन से पूर्व लिखें, यानी उस नाउन से आपको पहले लिखना है जिसकी यह विशेषता बताता है। कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव होता है आपका। नाउन हो सकता है आपकी, या बोल सकते हैं प्रोनाउन भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है, ध्यान रखें। तो नाउन की विशेषता बता सकता है। तो यहाँ पर नाउन आपको किसी सेंटेंस में दे रखी है तो उसे नाउन से जस्ट पहले, नाउन से ठीक पहले हम उस एडजेक्टिव का यूज़ करने वाले हैं, या यूँ कहूँ कि उस एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ करेंगे और उसी नाउन से ठीक पहले करेंगे जिस नाउन की विशेषता बताता है। मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट नाउन है और सब्जेक्ट की विशेषता बताता है हमारा नाउन, हमारा एडजेक्टिव, तो ध्यान रखें हम उस एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, ऑब्जेक्ट नाउन है तो ऑब्जेक्ट से ठीक पहले हम यूज़ करने वाले हैं एडजेक्टिव का, ध्यान रखें। तो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी हमारे पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है, तो वहाँ पर अगर वो विशेषता किसी नाउन की बता रहा है तो विशेषता जिस नाउन से विशेषता बताएगा उस नाउन से ठीक पहले हम यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव का। देखिए समझते हैं चीज़ को और एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीज़ और चीज़ समझ में आए। एडजेक्टिव आप जानते हैं क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। अब देखिए अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसको करने की कोशिश करें तो किस प्रकार से होने वाले हैं। देखिए रानी बाउट ए बुक, रानी बाउट ए बुक, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। रानी ने एक बुक खरीदी और बुक क्या थी, इंटरेस्टिंग थी, यानी काफ़ी वो फनी थी, या यूँ कह सकते हैं काफ़ी इंटरटेनिंग थी। कह सकते हैं रानी बाउट ए बुक, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। रानी ने एक बुक खरीदी और बुक क्या थी, इंटरेस्टिंग थी। हमने बात की है कि एडजेक्टिव का यूज़ उस नाउन से पहले करेंगे जो एडजेक्टिव उस नाउन की विशेषता बताता है, उस नाउन से पहले यूज़ करने वाले। देखिए यहाँ क्या है, बुक वॉज इंटरेस्टिंग, तो एडजेक्टिव कौन है, इंटरेस्टिंग। कौन है, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है, बुक। इंटरेस्टिंग क्या है, बुक। यहाँ पर रानी का कोई रिलेशन नहीं से नहीं है, ध्यान रखें। इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग बुक। कौन है, बुक। तो कहने का मतलब है कि विशेषता किसकी बताएगा, बुक की। किसकी बताएगा, बुक की। तो आप एडजेक्टिव को यूज करेंगे नाउन से ठीक पहले। ये आपकी नाउन रही और ये आपका एडजेक्टिव रहा। एडजेक्टिव को आप लेकर आएंगे यहाँ नाउन से ठीक पहले, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरेस्टिंग बुक। क्या हो जाएगा, देखिए
ए इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर अलग है, यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है, तो हमें एडजेक्टिव को यूज़ किया है नाउन से ठीक पहले, ए इंटरेस्टिंग बुक। अब हम इसको कन्वर्ट करते हुए लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखने वाले हैं डिविजन देखिए, जैसे रानी लिख दिया, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस कर रहे हैं तो हमारे पास मेन वर्ब एक रहनी चाहिए, एक मेन वर्ब रहनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, रानी बाउट ए बुक, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, देख सकते हैं आप। तो देखिए आगे रानी बाउट, ये आपकी मेन वर्ब होगी, एक ही वर्ब रहनी चाहिए। आपने ये लिख दी तो आगे वाली वॉज आपकी हट जाएगी क्योंकि ये मेन वर्ब है, रानी बाउट। अब देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं ए। अब देखो कि यहाँ पर ए है, ध्यान रखिए यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग आ रहा है, क्या रहा है इंटरेस्टिंग, और वोवेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक का क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर ए नहीं रहेगा बल्कि ए एन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बुक होती तो ए और ए रह जाता, लेकिन हमने यहाँ पर एडजेक्टिव जोड़ा है यहाँ पर, और वो क्या जोड़ा इंटरेस्टिंग। तो क्या हो जाएगा, रानी बाउट एन इंटरेस्टिंग बुक, ये आपका इंटरेस्टिंग बुक, और इस प्रकार से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, रानी बाउट एन इंटरेस्टिंग, रानी ने एक इंटरेस्टिंग बुक खरीदी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपके ये आपका देखिए कन्वर्ट हो गया सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस में। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, क्या हो जाएगा, ए मैन इज कमिंग towards us, he is blind। देखिए ए मैन इज कमिंग टुवर्ड्स, एक व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है, ही इज ब्लाइंड, वो क्या है अंधा। देखिए एडजेक्टिव क्या है, ब्लाइंड, ब्लाइंड कौन है, मैन, कौन है, ए मैन, ए मैन, यानी विशेषता किसकी बताई जा रही है, या एडजेक्टिव ब्लाइंड है और विशेषता बता रहा है सब्जेक्ट की, किसकी बता रहा है, सब्जेक्ट की। तो ध्यान रखिए अब ब्लाइंड जो वर्ड है वो आपका यूज़ क्या होने वाला है, वो आपका यूज़ होने वाला है जो नाउन है मैन उससे जस्ट पहले। देखिए यहाँ पर हमने इंटरेस्टिंग वर्ड रखा था, हमने एडजेक्टिव रखा था बुक से पहले, यहाँ ब्लाइंड शब्द आने वाला आपका मैन से पहले, यहाँ आने वाला है, क्योंकि ये विशेषता मैन की बता रहा है। तो देखिए किस प्रकार से उसको यूज़ करेंगे, ए ब्लाइंड मैन, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग मैन वर्ब अपनी इस दोनों में सेम है तो ये अपनी सेम रह जाएगी, क्योंकि एक ही इसको यूज़ करना है आपको, एक ही वर्ब रखनी है। ए ब्लाइंड मैन इज कमिंग टुवर्ड्स अस, ए ब्लाइंड मैन कमिंग टुवर्ड्स अस, एक अंधा व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है, एक अंधा व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है। तो ध्यान रखें अब एडजेक्टिव का यूज़ करें, और एडजेक्टिव का यूज़ आपको वहीं करना है जहाँ आप किसी नाउन की विशेषता बता जा रही है, किसी नाउन की विशेषता बताई जा रही है, वहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ करने वाले हैं। एक और एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट्स, आई ब्रॉट सम मैंगोज, देवर जूसी, देवर जूसी, आई ब्रॉट सम मैंगोज, यानी मैं कुछ आम लेकर आया, देवर जूसी, वो सभी के सभी क्या थे, रसीले थे, रसदार थे। मैं कुछ आम लेकर आया, वो सभी के सभी क्या थे, रसीले थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव जूसी, जूसी क्या है, रसीले। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये मैंगोज की, यानी सब मैंगोज की विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, मैंगोज की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए जूसी जो वर्ड है आपका मैंगो की विशेषता बता रहा है, तो आपका मैंगो से जस्ट पहले इसका यूज़ कर दिया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सम जूसी मैंगो हो जाएगा। तो अब इसको हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, आई ब्राउट सम जूसी मैंगोज, क्या हो जाएगा, आई ब्राउट सम जूसी मैंगोज। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप समझ रहे होंगे। एक बार दोबारा देखिए, एडजेक्टिव का हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ किस प्रकार से करेंगे। एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिखें जिस नाउन की विशेषता बताता है, इन नाउन से ठीक पहले यूज़ किया जाएगा, लेकिन नाउन उस नाउन से पहले जिस नाउन की विशेषता बता रहा है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, रानी बाउट ए बुक, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, रानी ने बुक खरीदी और बुक इंटरेस्टिंग थी। तो इंटरेस्टिंग जो आपका एडजेक्टिव है वो बुक से पहले यूज़ कर दिया गया, क्योंकि ये बुक की विशेषता बताता है, और क्योंकि इंटरेस्टिंग आपका वोवेल से स्टार्ट होता है तो ध्यान रखें वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एन का, रानी बाउट एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट वन है, ए मैन इज कमिंग टुवर्ड्स अस, ही इज़ ब्लाइंड। तो यहाँ पर ब्लाइंड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है और वो विशेषता बता रहा है किसकी, मैन की। तो ध्यान रखें, ए ब्लाइंड मैन, मैन से ठीक पहले ब्लाइंड इज कमिंग टुवर्ड्स अस, यानी वो अंधा व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ करते हुए दो सेंटेंस को कंबाइन कर दिया गया, उनको मर्ज कर दिया गया और मेन वर्ब सिर्फ एक ही रखी गई है। उसके बाद में देखिए
आई बाउट सम मैंगोज देवर जूसी, मैं कुछ आम लेकर आया और वो क्या थे, जूसी थे। जूसी वर्ड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। तो जूसी वर्ड विशेषता बता रहा है मैंगो की, और मैंगो से पहले हम जूसी का यूज़ करेंगे। तो देखिए आई ब्राउट सम जूसी मैंगो, मैं कुछ जूसी या रसीले आम लेकर आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एडजेक्टिव का यूज़ करते हुए, नाउन से ठीक पहले यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ करने वाले हैं, उसको सेंटेंस में लगाने वाले हैं। तो आई होप कि ये एडजेक्टिव को लेकर आपका ये प्रोसेस था, स्टेप था, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद में बात करने वाले हैं डिस्टेंस नेक्स्ट स्टेप की, और नेक्स्ट स्टेप अपनी हो जाएगी वो कौन सी होगी उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे और हो जाएगी आपकी एडवर्ब की। कौन सी हो जाएगी डिस्टेंस, या एडवर्ब भी बोल सकते हैं, या फिर एडवर्बियल फ्रेजेस भी हो सकती है, क्योंकि एडवर्ब अकेला आपका वर्ड हो सकता है, या फिर एडवर्ब में आपके वर्ड यूज होते हैं, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो एडवर्बियल फ्रेज के रूप में भी आपका आ सकता है। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ होती है, किस प्रकार से वो दो सेंटेंस को कन्वर्ट करने में, एक सेंटेंस में कन्वर्ट करने में हमारी मदद कर सकती है, देखते हैं उसको किस प्रकार से यूज़ होती है। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपने प्रोसेस की, और नेक्स्ट प्रोसेस में यानी कहूँगी नेक्स्ट स्टेप में अपने पास जो वर्ड होगा वो होगा एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज। अकेला एडवर्ब आपकी हो सकती है, या फिर एडवर्ब आपकी फ्रेजेस भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन आपके लिए ओपन है कि एडवर्ब हो तो एडवर्ब का हम यूज़ करते हुए सिंथेसिस करने वाले हैं, और एडवर्बियल फ्रेज है तो फ्रेज का यूज़ करते हुए जो है हमें किसी सेंटेंस में सिंथेसिस करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, ध्यान रखें। अमूमन देखा जाता है कि जो एडवर्ब होती है वो आपकी एल वाई से स्टार्ट होती है। किससे होती है डिस्टेंस, सॉरी एल वाई से आपकी एंड होती है। आपकी जो भी एडवर्ब होती है वो आपकी एल वाई से उसका एंड होता है, या एल वाई से वो समाप्त होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता डिस्टेंस, कुछ एडवर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो आपकी एल वाई से उनका एंड नहीं हो सकता, या एल वाई से वो आपकी कंप्लीट नहीं होती हैं। लेकिन नॉर्मली हम उनको पढ़ेंगे देखेंगे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी अगर देखें तो उस प्रकार के हमारे पास सेंटेंस होंगे। बात करते हैं तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से जो सेंटेंस बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे, उसको किस प्रकार से कंबाइंड हम करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट वन की बात करें तो पंकज गोज टू ऑफिस, पंकज क्या करता है, ऑफिस जाता है। फिर क्या है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ही इज पंक्चुअल, वो क्या है, पंक्चुअल यानी समय पर जाता है, समय का पाबंद है, हर एक्टिविटी को समय पर करता है। पंकज गोज टू ऑफिस से ही इज पंक्चुअल। तो ध्यान रखिए इसको कंबाइन करना आपको, तो मेन वर्ब आपको एक ही रखनी, ध्यान रखें। चाहे तो आप गोज रख सकते हैं, चाहे आप इज रख सकते हैं। ध्यान रखें अगले सेंटेंस में आपकी इज मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। तो यहाँ पर अगर आप गोज रखते हैं तो आपको इज आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि पंकज के लिए ही आया है, तो ये भी आपका हट जाएगा। यानी यहाँ से आगे से आप सिर्फ पंक्चुअल शब्द लेने वाले हैं, और पंक्चुअल शब्द आपका एज ए एडवर्ब आपको यूज़ करना है, ध्यान रखें। तो पंक्चुअल वर्ड में आप एज ए एडवर्ब आप यूज़ करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, सिर्फ पंक्चुअल रखेंगे या फिर उसमें एल वाई यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखें पंक्चुअल वर्ड में अगर आपको एडवर्ब बनानी है तो पंक्चुअल से क्या बन जाएगा, पंक्चुअल ही बन जाएगा, यानी एल वाई और इसमें लग जाएगा। तो ये ध्यान रखें इस प्रकार से हम उसको यूज़ करने वाले। देखिए किस प्रकार से बनेगा, पंकज गोज टू ऑफिस पंक्चुअली, PUNCTUALLY। देखिए पंकज गोज टू ऑफिस पंक्चुअली, पंकज क्या करता है, ऑफिस जाता है, लेकिन पंक्चुअली नहीं, समय पर जाता है, समय पर वो ऑफिस जो है चला जाता है। तो ध्यान रखिए ऊपर वाले सेंटेंस दोनों को हमने कंबाइंड किया, मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद में हमारे पास मेन वर्ब एक रह गई, क्या रह गई, गोज। इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद में टू ऑफिस और पंक्चुअल से पंक्चुअली बना दिया, यानी एडवर्ब क्या होती है, पंक्चुअल नहीं होती, पंक्चुअली होती है, ध्यान रखें। तो ये क्या हो गया आपका, पंकज गोज टू ऑफिस पंक्चुअली, आपका ये सेंटेंस कंबाइंड होकर मर्ज होकर के आपका इसका सिंथेसिस हो गया। नेक्स्ट की बात करें, दे वर्क इन ए फैक्ट्री दे आर ऑनेस्ट, यानी वे एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वो क्या है, ऑनेस्ट हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट सेम है, ये आपकी मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर हमने जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने गोज को मेन वर्ब रखा था, तो यहाँ पर एज इट इज हम करने वाले हैं, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में रखने वाले हैं, क्योंकि फिनाइट वर्ब के रूप में रखने वाले हैं वर्ब को, किसको, वर्ब को। और जैसे कि आगे की चीज़ हमने हटा दी थी, यहाँ से दे आर हटा देंगे और क्या रहेगा हमारे पास, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट भी क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट भी आपकी एज ए एडवर्ब हम यूज़ करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे, तो ऑनेस्ट से क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब यूज़ करनी है, तो ऑनेस्ट से क्या बन जाएगा, ऑनेस्टली बन जाएगा। क्या बनने वाला है डियर स्टूडेंट्स, ऑनेस्ट से आपका बन जाएगा ऑनेस्टली। तो किस प्रकार से यूज़ करेंगे, एज इट इज जैसा आपने ऊपर किया है सेम आपको यहाँ करना है। देखिए दे वर्क इन ए फैक्ट्री, दे वर्क इन ए फैक्ट्री, और आगे हमारा क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली, क्या हो जाएगा डिस्टेंस,
आगे बात करते हैं ऑनेस्टली। दे वर्क इन ए फैक्ट्री ऑनेस्टली, यानी वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? ईमानदारी से। वे एक फैक्ट्री में ईमानदारी से काम करते हैं या ईमानदारी पूर्वक वो काम करते हैं। तो दोनों सेंटेंस को आपने मर्ज किया, यहाँ से आपने वर्क को रखा और यहाँ से आर को हटा दिया, दे को हटा दिया, क्योंकि हमारे पास मेन वर्क सिर्फ एक ही रहनी चाहिए, तो वर्क को रखा। दे वर्क इन ए फैक्ट्री ऑनेस्टली। ध्यान रखें ये आपकी क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब। ध्यान रखें। तो पंक्चुअल से पंक्चुअली बनता है और ऑनेस्ट से ऑनेस्टली बन गया। नीचे देखिए, द रिवर गंगा इज फ्लोइंग, गंगा नदी बह रही है। इट्स फ्लो, इसका बहाव क्या है? फास्ट है, तेज है। गंगा नदी बह रही है और इसका फ्लो क्या है? तेज है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर हम गंगा नदी, यहाँ पर इज मेन वर्ब है, यहाँ पर फ्लो मेन वर्ब, यहाँ सॉरी यहाँ पर इज भी मेन वर्ब है, दोनों में क्या है? इज मेन वर्ब है। तो एक हमारे पास मेन वर्ब या फिनिट वर्ब रखने वाले हैं जिसको, तो देख किस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास वर्ड क्या है? फास्ट। क्या है? फास्ट। तो फास्ट यहाँ पर हमारे पास एज एडवर्ब यूज करना है। ध्यान रखें, तो फास्ट को एज एडवर्ब आप कैसे यूज़ करेंगे? क्या इसमें एलवाई लगाएंगे या फिर एज इट इज को यूज़ करने वाले हैं? तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, फास्ट जो आपका वर्ड है उसमें एलवाई नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, फास्ट जो वर्ड है एलवाई कभी नहीं लगेगा, सिर्फ फास्ट का फास्ट ही एज ए एडवर्ब यूज किया जाएगा। देखिए किस प्रकार से, द रिवर गंगा इज फ्लोइंग फास्ट। क्या हो जाएगा? द रिवर गंगा इज फ्लोइंग वेरी फास्ट। क्या हो जाएगा? द रिवर गंगा इज फ्लोइंग वेरी फास्ट, सॉरी गंगा इज फ्लोइंग फास्ट हो जाएगा, वेरी नहीं है, सिर्फ फास्ट है। तो रिवर गंगा इज फ्लोइंग फास्ट, तो ये फास्ट का क्या रखा गया? फास्ट का फास्ट ही रखा गया। ध्यान रखें, सभी में एल वाई लगे ज़रूरी नहीं है, कुछ एक वर्ड है जिनमें हम एल वाई लगा सकते हैं, बाकी कुछ में एल वाई नहीं भी लगता, वो एज इट इज यूज हो जाते हैं। तो ये एक बार दोबारा देखिए, फिफ्थ अपने स्टेप है और फिफ्थ स्टेप में बात करेंगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस से हम किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान रखें, या सिंथेसिस कर सकते हैं। तो देखिए, पंकज गोज टू ऑफिस ही इज पंक्चुअल, यहाँ पर हमें पंक्चुअल से पंक्चुअली बनाया है, तो क्या हो गया? पंकज गोज टू ऑफिस पंक्चुअली। पंक्चुअली क्या है? एडवर्ब है। ध्यान रखिए, एल वाई लगाकर इसको डबल एल वाई किया है। उसके बाद में बात करें, दे वर्क इन ए फैक्ट्री, दे आर ऑनेस्ट, वे क्या हैं? वे फैक्ट्री में काम करते हैं और वे ईमानदार हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट से ऑनेस्टली हो जाएगा, आपकी एडवर्ब हो जाएगी। दे वर्क इन ए फैक्ट्री ऑनेस्टली, यानी वो काम कैसे करते हैं? ईमानदारी से करते हैं। तो ये आपका ऑनेस्ट से ऑनेस्टली हो गया और बाकी चीज़ें एज इट इज आपकी यहाँ पर वर्क आपकी फिनिट वर्ब के रूप में यूज हो गई है। उसके बाद में देखें, द रिवर गंगा इज फ्लोइंग, इट्स फ्लो इज फास्ट, तो द रिवर गंगा इज फ्लोइंग फास्ट, यानी यहाँ से फास्ट में एल वाई नहीं लगेगा, सिर्फ फास्ट का फास्ट ही रखा जाएगा। जितने भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जितने भी स्टेप पढ़े हैं प्रोसेस के में, यहाँ सिंथेसिस की प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें हमारे पास जो टर्म्स या कंडीशन वही है कि हमारे पास सिंथेसिस करते समय सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट रहना चाहिए, और हमें हर बार क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट सिर्फ एक ही रख रहे हैं, और फिनिट वर्ब जिसे मेन वर्ब बोलते हैं वो भी हमारे पास एक रहनी चाहिए, तो वो भी हम एक ही रख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप आई होप कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे और किस प्रकार से ये इन डिटेल आपको समझाई जा रही है, अच्छे से आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। इसके बाद में हम बात करने वाले डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, और नेक्स्ट लेवल पर बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेवल अपना हो जाएगा, उसमें बात करेंगे हम, देखिए किसकी बात करेंगे, चलते हैं आगे, और उसमें हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल की। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल की, कि पार्टिसिपल में किस प्रकार से दो सेंटेंस को कनेक्ट करके हम उसको सिंथेसिस कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना जो स्टेप है, या यूँ कहूँ कि सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करने का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका है डियर स्टूडेंट्स पार्टिसिपल। क्योंकि इससे पहले हमने जो 5 स्टेप पढ़े हैं वो इन डिटेल पढ़े हैं, और आगे भी इनको इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो अब हम स्टेप पर चलते हैं, और वो होने वाला है पार्टिसिपल। अब देखिए पार्टिसिपल कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग इसकी कैटेगरीज बनाई है, देखिए आप समझ सकें इस चीज़ को कि पार्टिसिपल के 3 अलग अलग पार्ट बोल सकते हैं, पार्टिसिपल के 3 अलग कैटेगरियाँ होती हैं, 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ध्यान रखें, पार्टिसिपल को 3 प्रकार से हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, हम 3 प्रकार से सेंटेंस को सिंथेसिस कर सकते हैं। किस प्रकार से? फर्स्ट वन की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। देखिए पार्टिसिपल कितने प्रकार का है, यहाँ पर 3 प्रकार का। फर्स्ट वन की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? ध्यान रखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूँ मैं तो ये होता है आपका V1 प्लस ING। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? V1 प्लस ING। V1 प्लस ING होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जो भी आपकी वर्ब होती है उसमें आप ING यूज़ करने वाले हो। आपको मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि आप सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस पढ़ रहे हो, और वहाँ पर हमारे पास फिनाइट वर्ब सिर्फ एक ही रहनी चाहिए, यानी मेन वर्ब एक ही रहनी चाहिए। और क्योंकि हमारे पास सेंटेंस 2 हैं
और दो सेंटेंस होने के बाद में हमारे पास मेन वर्ब भी दो रहने वाली है, एवं कहूँ कि फिनिट वर्ब भी हमारे पास दो रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास किस वर्ब को हम फिनाइट वर्ब में चेंज करें या फिनाइट वर्ब में रखें सॉरी, और किस वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज करें। तो ध्यान रखें, पार्टिसिपल में आप चेंज कर रहे हो तो जो एक्टिविटी आपकी पहले हो रही है, ध्यान रखें यहाँ पर दो एक्टिविटी या यूँ कहूँ कि दो सेंटेंस में दो कार्य होने वाले हैं, और जो एक्टिविटी आपकी पहले हो जाती है या यूँ कहूँ कि जो कार्य आपका पहले हो जाता है उसको आप पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, और जो एक्टिविटी आपकी बाद में होती है उसको आप एज इट इज़ उसको फिनाइट वर्ब के रूप में यूज़ करने वाले हैं। ध्यान रखें, चाहे आपका वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, जो एक्टिविटी आपके पहले होती है या कहूँ कि दोनों सेंटेंस में जो क्रिया पहले हो रही है उस क्रिया को या उस वर्ब को आप क्या करेंगे, पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, और जो नेक्स्ट बाद में जो कार्य हो रहा है उस वर्ब को आप एज इट इज़ रखेंगे। ध्यान रखें, तो ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब में आईएनजी। क्या होता है, वर्ब में आईएनजी। ध्यान रखें, सेंटेंस को देखें तो किस प्रकार से आप देखेंगे, दे सा ए थीप दे इन्फॉर्म। देखिए यहाँ पर क्या है, सा देखा, और यहाँ क्या है, इन्फॉर्म, दो वर्ब है। तो यहाँ पर पहले काम कौन सा है, पहले काम आपका हो रहा है सा यानी देखने का, देखने के बाद में इन्फॉर्म किया गया, तो पहले काम कौन सा हुआ, सा हुआ, कौन सा हुआ, सा यानी देखना, सी, कौन सा हुआ, सी। तो इस सी वर्ब को आप किस में चेंज करेंगे, इसमें पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, पार्टिसिपल में, और पार्टिसिपल में चेंज करने के बाद में आप इसको जो है आगे सेंटेंस को सिंथेसिस करेंगे। किस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट एक सिंगल सब्जेक्ट हम रखने वाले हैं दोनों में से, और एक मेन वर्ब को या एक फिनाइट वर्ब को हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं वर्ब में आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, और जो दूसरी वाली आपकी वर्ब है उसको हम एज ए फिनाइट वर्ब रखने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से बनेगा ये वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हुए। तो किस प्रकार से, ये आपका कार्य पहले हो रहा है, सी वाला यानी देखने वाला कार्य पहले हो रहा है, तो ध्यान के किस प्रकार से करेंगे, सीइंग, आईएनजी आपको यूज़ करना है, सीइंग ए थीप, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका हो गया, लेकिन सब्जेक्ट आप यूज करेंगे, सीइंग ए थीप, सीइंग ए थीप दे इन्फॉर्म्ड द पुलिस। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, दे साए थीप, उन्होंने एक चोर को देखा, और दे इन्फॉर्म्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, सीइंग ए थीप यानी एक चोर को देख करके, एक चोर को उन्होंने देखा यानी चोर को देखने के बाद या चोर को देखकर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी आपका वही अर्थ दे रहा है जो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस दे रहे हैं, बस थोड़ा सा इसमें हमने चेंज किया है, और वो सिंथेसिस करने के बाद में एक फिनिट वर्ब रखती और एक को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसको चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूज़ हो रही हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी पार्टिसिपल की जो पार्ट होती है वो होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये भी देखिए, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं V3 का, क्या यूज़, किसका यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, V3 का। यानी V3 क्या होती है, V3 आपकी होती है जो आपकी फिनिट वर्ब होती है, या यूँ कहूँ कि जो आपकी मेन वर्ब होती है वो आपकी थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करने वाले हैं, और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस को सिंथेसिस करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से, ही फाउंड हीज मोबाइल, ही फाउंड हीज मोबाइल, इट वॉज लॉस्ट। एक चीज़ और ध्यान रखें आप, जब पास्ट पार्टिसिपल से हम यूँ कहें कि V3 का यूज़ करते हुए जब हम सेंटेंस को सिंथेसिस करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सेकंड वाला सेंटेंस होता है वो अमूमन लगभग आपका क्या होता है, कंप्लीट तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग आपका पैसिव में होगा, क्योंकि कई बार पैसिव में होता भी और कई बार नहीं भी होता। तो ध्यान रखें लगभग पैसिव में होता है, और क्योंकि पैसिव में है तो आपको क्या मिलेगी, आगे थर्ड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी, थर्ड फॉर्म मिलेगी या पास्ट पार्टिसिपल मिलेगी। तो ये पास्ट पार्टिसिपल दे रखी है, डिवीजन ध्यान रखें, थर्ड फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हो, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये आपको दे रखी है, और ये पार्टिसिपल क्यों है, क्योंकि पैसिव का सेंटेंस बना हुआ है। तो इस पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए, V3 का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस को मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के बाद में हमारा सिंथेसिस करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ हमारे यूज़ करने वाले हैं ही, उसके बाद में फाउंड, क्योंकि वॉज का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि फाउंड का यूज़ हमने कर लिया। एक ही आपको मेन वर्ब रखनी है, ध्यान रखें, या फिनाइट वर्ब रखने, ही फाउंड, उसके बाद में क्या आएगा, हिज, और उसके बाद में अब आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, लॉस्ट मोबाइल, लॉस्ट मोबाइल। देखिए एक बार, ही फाउंड हिज मोबाइल, उसे उसका मोबाइल मिल गया, इट वॉज लॉस्ट, जो खो गया था, यानी उसका मोबाइल मिल गया जो खो गया था। नीचे वाला देखिए, ही फाउंड यानी उसे मिल गया, हीज लॉस्ट मोबाइल, अपना खोया हुआ मोबाइल। तो देखिए थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, बाकी वही चीज़ें हैं, वही इसका सेंस निकल रहा है। पार्टिसिपल क्या होता है, V3 होता है। V3 क्या बोलेंगे, V3 आपकी थर्ड फॉर्म होती है जिसको पास्ट पार्टिसिपल आप बोलते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए हम इसको
मर्ज कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। यहाँ पर आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका लगभग आपका क्या होता है, पैसिव में होता है। लेकिन ध्यान रखें हमेशा पैसिव में नहीं होता, कई बार पैसिव में नहीं भी होता है। तो ही फाउंड हिज मोबाइल इट वॉज लॉस्ट, और लॉस्ट यानी आपके पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव में बना हुआ है। इसको यूज़ करते हुए, लॉस्ट का यूज़ करते हुए हम सेंटेंस बनाया हमने, और क्या किया, सिंथेसिस हो गया। ही फाउंड हिज लॉस्ट मोबाइल, उसे अपना खोया हुआ मोबाइल मिल गया। तो आई होप कि पास्ट पार्टिसिपल वाला कॉलम आप समझ गए होंगे। उसके बाद में बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ये थर्ड आपके स्टेप है। पार्टिसिपल के 3 अलग अलग कैटेगरीज बनी है, ध्यान रखें, और तीनों कैटेगरीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स हैव का, और हैव में क्या जोड़ने वाले हैं, आईएनजी। क्योंकि आप हैव का यूज़ कर रहे हो इसलिए हम यूज़ करेंगे V3 का। ध्यान रखें इस प्रकार की स्ट्रक्चर कुछ बनने वाली है। क्या बनने वाली है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनने वाली है, हैव प्लस आईएनजी, हैविंग प्लस V3। ध्यान रखें हैविंग प्लस V3। अब मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता दी कि जो एक्टिविटी आपके पहले होती है, यानी जो कार्य आपका पहले हो रहा है, वहाँ पर आप क्या करें, वहाँ पर आप पार्टिसिपल का यूज़ करें। जो एक्टिविटी पहले हो रही है उसके लिए पार्टिसिपल का यूज़ करें। तो यहाँ पर यूज कौन से हो रहा है, आपका काम करने का, सफाई करने का काम जो है पहले हो रहा है। तो इसको हम पार्टिसिपल में चेंज करते हुए जो है अपना सिंथेसिस करेंगे। क्लीन्ड को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। ध्यान रखें हैविंग का प्रयोग करना है, और हैविंग का प्रयोग करते हुए और जो आपकी वर्ब है या फिनिट वर्ब है उसको आप V3 में चेंज करेंगे, और उसके बाद में आगे आप एज कंटिन्यूएंट को लिखने वाले हैं। तो ध्यान रखें मेन वर्ब को या V3 का हमने प्रयोग किया किसके साथ, हैविंग के साथ। ध्यान रखें आगे जो आपकी वर्ब है वो आपकी फिनिट वर्ब के रूप में रहने वाली है। ध्यान रखें वेंट जो है आपकी फिनिट वर्ब के रूप में रहेगी, क्योंकि ये कार्य बाद में हो रहा है, कार्य पहले हो रहा है क्लीनिंग करने का, सफाई करने का। तो इसको हम करने वाले हैं हैविंग क्लीन्ड। किसमें चेंज करेंगे, हैविंग, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैविंग। देखिए किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हैविंग क्लीन्ड। ये हो रहा है हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, हैविंग क्लीन्ड माई रूम, हैविंग क्लीन माई रूम। उसके बाद में लिखेंगे हैविंग क्लीन माई रूम आई वेंट आउट। ध्यान रखें हैविंग क्लीन माई रूम आई वेंट आउट, अपना रूम साफ करने के बाद में मैं बाहर चला गया। ऊपर वाले देख लीजिए, आई क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम साफ किया, आई वेंट आउट में बाहर चला गया। तो पहले काम रूम साफ करने का हुआ, तो हैविंग का यूज किया गया क्लीन के साथ। ध्यान रखें यहाँ पर क्लीन कर रखा है, ऑलरेडी कर रखा है। अगर यहाँ पर क्लीन ना हो, जैसे आपकी फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, फिर आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है, तो ध्यान रखें उसको हम चेंज करने वाले हैं किसमें, V3 में। ध्यान रखें फॉर्मूला ये कहता है कि हैविंग के साथ V3 आनी चाहिए, तो V3 का यूज़ करेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो हैविंग क्लीन्ड माई रूम, उसके बाद में आई वेंट आउट। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि पार्टिसिपल को एक बार दोबारा देखिए। तो 6th स्टेप में हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल को, और पार्टिसिपल के हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरीज है। फर्स्ट वन क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो इसमें यूज़ करने वाले हैं V1 प्लस आईएनजी का, यानी प्रेजेंट फॉर्म में आप यूज़ करेंगे आईएनजी का। देखिए और यूज़ कहाँ करेंगे, ध्यान रखें तीनों पार्टिसिपल में हम यूज़ करेंगे, जो एक्टिविटी आपके पहले हो रही है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, और जो एक्टिविटी बाद में हो रही है उस वर्ब को हम फिनाइट वर्ब के रूप में रखने वाले हैं। ध्यान रखें जो क्रिया पहले हो रही है, जो वर्ब पहले हो रही है, जो क्रिया पहले हो उसको क्या करेंगे, उसको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। किसमें, पार्टिसिपल में। जो क्रिया बाद में हो वो क्या रहेगी, वो फिनिट वर्ब के रूप में या फिनाइट वर्ब के रूप में यूज की जाएगी। ध्यान रखें, और ये क्या होती है, फिनाइट वर्ब को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। ध्यान रखें तो जो क्रिया बाद में होती है उसको फिनाइट वर्ब या एज इट इज उसको रखा जाएगा या मेन वर्ब के रूप में उसी को यूज किया जाएगा, और जो क्रिया पहले होती है उसको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। देखिए दे सा ए थीप दे इन्फॉर्म द पुलिस, काम देखने का पहले हुआ तो हमने चेंज कर दिया V प्लस आईएनजी, सीइंग ए थीप, चोर को देख करके, दे इन्फॉर्म द पुलिस, आगे वाला चीज़ें हमने सेंटेंस में एज इट इज लिखी है। ध्यान रखें सब्जेक्ट सेम था, एक हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, आगे वाला लिखा है। तो ये आपका पार्टिसिपल किया हमने सीइंग को देख करके, या साग को देख करके सीइंग किया यहाँ पर। उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर V3 का हम प्रयोग करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है, आपको यूज़ करनी है, और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो लगभग आपका पैसिव में होता है, तो पैसिव में आपको थर्ड फॉर्म ही मिलने वाली है, उस थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है सेंटेंस में। ही फाउंड हिज मोबाइल इट वॉज लॉस्ट, उसे मोबाइल मिल गया जो खो गया था। तो किस प्रकार से यूज़ करेंगे लॉस्ट का, ही फाउंड हिज लॉस्ट मोबाइल, उसे खोया हुआ मोबाइल मिल गया। तो इस लॉस्ट का यानी थर्ड फॉर्म का आपने यूज़ कर दिया सेंटेंस के बीच में। ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग प्लस
V3, हैविंग प्लस V3 का हम यूज़ करने वाले हैं। जो कार्य पहले हो रहा है हैविंग के साथ में जोड़ेंगे। तो क्लीन काम करने, आई क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम साफ कर दिया। काम रूम साफ करने का पहले हुआ। आई वेंट आउट, मैं बाहर चला गया। तो यहाँ पर काम रूम का सब पहले हो रहा है। तो हैविंग क्लीन्ड माई रूम आई वेंट आउट। तो यहाँ पर पार्टिसिपल किसका किया गया, परफेक्ट पार्टिसिपल किया गया क्लीन का, तो हैविंग क्लीन्ड हो गया। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि ये पास्ट पार्टिसिपल, ये हम कहूँ कि पार्टिसिपल की 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है और आप समझ गए होंगे। इसको एक बार दोबारा देखते हैं और इसके एक एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। एक एक एग्जाम्पल तीनों ही पार्टिसिपल के, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों के एक एक एग्जाम्पल और करते हैं ताकि ये चीज़ें और समझ में आ जाए, आपको डिटेल में समझ में आ जाए। देखिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्टिसिपल के एक एक एग्जाम्पल और हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, पास्ट पार्टिसिपल का और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों के एक एक एग्जाम्पल आपके सामने और हैं। एक एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए वो आपके जितने भी डाउट्स हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको बता दिया V + ing होती है। पास्ट पार्टिसिपल आपका V3 होता है, जिसे आप थर्ड फॉर्म बोलते हो। परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग प्लस V3 होता है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखा जाए, ये आपको बता दिया गया है कि जो एक्टिविटी आपकी पहले हो रही है उसको आप पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तीनों ही पार्टिसिपल जो है उसमें आप चेंज करेंगे जो भी आपका सुटेबल होता है। ही हर्ड अप्रोर, उसने क्या सुनी, उसने अप्रोर सुना, उसने शोरगुल सुना, आवाज़ सुनी, दहाड़ सुनी। ही रेन अवे, वो भाग गया। अब पहले काम कौन सा हुआ, पहले काम हुआ आपका सुनने का, क्योंकि सुनने के बाद में वो दौड़ गया, भाग गया। तो सुनना हियर, सुनना हियर, ध्यान रखें हियर को हम चेंज करने वाले हैं किसमें, V + ing। तो हियर से क्या बन जाएगा, हियरिंग, ध्यान रखें हियर आपका काम पहले हो रहा है सुनने का, तो इसको हम चेंज करेंगे हियर से हियरिंग हो जाएगा, ध्यान रखें। किस प्रकार से बनाएंगे, हियरिंग अप्रोर, हियरिंग अप्रोर, हियरिंग अप्रोर यानी अप्रोर सुनने के बाद आगे वाली चीज़ें जोड़ दीजिए। ही रन अवे, देखिए इसका अर्थ भी वही होने वाला है। हियरिंग अप्रोर यानी अप्रोर सुनने के बाद, शोर सुनने के बाद, ही रन अवे भाग गया। शोर सुनने के बाद भाग गया, पहले शोर सुना उसने। ऊपर देखिए ही हर्ड अप्रोर, उसने अप्रोर सुना, ही रन अवे, और वो भाग गए। दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि मर्ज करने के बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज जरूर हुई हैं, लेकिन सेंस आपका वही आपका बन रहा है, अर्थ वही दे रहा है कि उसने पहले आवाज़ सुनी और उसके बाद में वहाँ से दौड़ गया। तो जो एक्टिविटी पहले हो रही है उसको हम क्या करने वाले हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि उसको पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। उसके बाद में बात देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, देख सकते हैं V3 का प्रयोग करेंगे। देखिए आगे वाला सेंटेंस आपका क्या है, पैसिव में, और पैसिव में तो आपका वाउंडेड क्या है, V3 है। क्या है, वाउंडेड V3 है, ध्यान रखें। और V3 का प्रयोग करते हुए जो है हम यहाँ पर इसका सिंथेसिस करने वाले हैं। देखिए आई सा, देखने का काम पहले हुआ, सॉरी आई सा एन एलिफेंट इट वॉज वाउंडेड, यानी मैंने एक शेर को देखा, सॉरी एक हाथी को देखा, इट वॉज वाउंडेड, जो क्या था, घायल था। हाथी को देखने का काम पहले हुआ और देखने के बाद में पता चला कि वो घायल है। तो ये बाद की बातें, पहले काम ये हो रहा है आपका देखने का। तो ध्यान रखें यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं V3 का, किसका, V3 का। तो हमारे पास V3 का यूज़ करते हुए किस प्रकार से बनाएंगे, देखें आई सा। अब देखिए ए एन को हम चेंज करने वाले हैं एम में। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि आपका वाउंडेड जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी कहाँ आएगी, वो आपकी आएगी एलिफेंट के पास यहाँ, और जब वाउंडेड यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर ए एन नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पर एलिफेंट रहता तो ए एन रहता, लेकिन एलिफेंट नहीं है। एलिफेंट आगे किससे गया, एलिफेंट के बीच में कौन आ गया, या उससे पहले क्या आ गया, वाउंडेड, यानी वाउंडेड होता है घायल, और आगे आगे आपका एलिफेंट जुड़ गया। अब देखिए अब ए एन था और ए एन को हमने चेंज किस में कर दिया, ए में, क्योंकि यहाँ पर आपका वोवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट दे रखा है। तो आई सा ए वाउंडेड एलिफेंट, मैंने एक वाउंडेड, एक घायल हाथी को देखा। तो यहाँ पर मैंने घायल हाथी को देखा, और ये पैसिव वाला सेंटेंस आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर सिंथेसिस किया। और ऊपर वाले जो सेंटेंस है उनका अर्थ भी यही है कि मैंने एक हाथी को देखा जो क्या था, इट वॉज वाउंडेड, जो कि घायल था। तो दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करके, मर्ज करके हमने उसको क्या किया है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए बनाया है। उसके बाद में देखें हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करना है। यू हैड टेकन एक्सरसाइज, तुमने एक्सरसाइज ले ली या कर ली। यू हैड ब्रेकफास्ट, और तुमने ब्रेकफास्ट भी ले लिया। ध्यान रखें पहले काम कौन सा हुआ, पहले एक्सरसाइज करने का काम हुआ, उसके बाद में ब्रेकफास्ट का। ध्यान रखें ये काम बाद में हुआ और एक्सरसाइज जो है पहले हो चुकी थी। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज पहले हो गई, ये आपका ब्रेकफास्ट बाद में। तो इसको हम चेंज करने वाले हैं किसमें, हैविंग V3 में। किस प्रकार से करेंगे, हैविंग टेकन, ये होने वाला है डिस्टेंस, हैविंग टेकन एक्सरसाइज, हैविंग टेकन एक्सरसाइज, यू हैड ब्रेकफास्ट।
यानी इसी का इसका अर्थ भी वही रहने वाला है जो ऊपर वाले सेंटेंस का होगा। क्या हो जाएगा, हैविंग टेकन एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज करने के बाद में या एक्सरसाइज लेने के बाद में यू हैड ब्रेकफास्ट, तुमने अपना नाश्ता लिया या नाश्ता किया। तो ये आई होप कि चीज़ें आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी का यूज़ करते बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल में V3 का यूज़ करते हुए बनाएंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हुए कुछ एग्जाम्पल बनाने वाले हैं। और ये चीज़ें आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। क्लास को रिवाइज करके देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, यदि ये हैविंग प्लस V3 हम यहाँ पर यूज़ करें, ध्यान रखें, लेकिन ध्यान रखें ये सेंटेंस अगर आपका पैसिव हो, ध्यान रखें ये परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूँ इसकी, अगर ये सेंटेंस पैसिव में हो तब हम क्या करेंगे, ध्यान रखें, अगर ये सेंटेंस पैसिव में हो तो हम ध्यान रखेंगे हैविंग के साथ में यहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हैविंग के साथ में, जैसा कि पैसिव में हैज हैव के साथ में क्या यूज़ करते हैं, पैसिव में हैज हैव या हैड के साथ में बीन का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी किसका यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर हैविंग के साथ में बीन का यूज़ हो जाएगा, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म आपकी एज इट इज़ है। तो यहाँ पर पैसिव वाक्य आपका फर्स्ट सेंटेंस अगर पैसिव में है तब आप हैविंग के बाद में और V3 से पहले आप किसका यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल ऐसा भी हम करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए चलते हैं ऐसे एग्जाम्पल पर। उसके बाद में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल में अगर आपका सेंटेंस पैसिव में हो तो किस प्रकार से बनाएंगे। अभी मैंने आपने थोड़ा सी देर पहले आपको जिक्र किया था, बता दिया है कि वाक्य पैसिव वॉइस में होने पर ध्यान रखें आपका फर्स्ट जो सेंटेंस दे रखा है, या यूँ कहूँ कि जो आपकी एक्टिविटी पहले हुई है, ध्यान रखें जो कार्य आपका पहले हुआ है, जो कार्य आपका पहले हुआ है वो पैसिव में होने पर हैविंग के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीन का, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल की बात आप कर रहे हो और पास्ट पार्टिसिपल की बात परफेक्ट पार्टिसिपल की आप बात कर रहे हो, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वो नॉर्मली होता है आपका सेंटेंस, लेकिन अगर पैसिव में सेंटेंस हो तो हैविंग और V3, हैविंग और, जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, हैविंग प्लस बीन प्लस V3, ये आपका होने वाला है। ये कहाँ होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका तब होगा जब आपका सेंटेंस क्या हो, पैसिव में हो। किसमें हो, पैसिव में। किस प्रकार से, हैविंग के बाद में बीन और बीन के बाद में V3 का प्रयोग किया जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका पैसिव का सेंटेंस होने पर। देखिए, ही वॉज हेल्प्ड बाई यंग मैन, एक व्यक्ति के द्वारा, यंग मैन के द्वारा उसकी मदद की गई। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। और नीचे है, द सोल्जर्स वर परमिटेड बाय द ऑफिसर, अधिकारी ने उनको परमिशन दे दी सोल्जर्स को। दे मार्च ऑन, और परमिशन के बाद वो आगे बढ़ गए। तो देखिए यहाँ पर पहले कार्य कौन सा हो रहा है, यहाँ पर हेल्प करने का और यहाँ पर परमिशन देने का। तो दोनों ही सेंटेंस में पैसिव में दे रखे हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखें पैसिव में आपका इस प्रकार से एग्जैक्टली होता है कि वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो पैसिव के दोनों सेंटेंस हैं, तो किस प्रकार से यूज़ करेंगे, देखें, हैविंग, यहाँ पर बीन का यूज़ करेंगे, हैविंग बीन हेल्प्ड बाय ए यंग मैन, हैविंग बीन हेल्प्ड बाय यंग मैन, ही वॉज वेरी हैप्पी, यानी किसी यंग मैन के द्वारा मदद किए जाने के बाद वह बहुत खुश था। तो यहाँ पर देखें हैविंग के बाद में किसका यूज़ किया गया, बीन का। ये पैसिव होने पर आपको करना है। अगर पैसिव में सेंटेंस नहीं है तो आपको बीन का यूज़ नहीं करना, हैविंग के बाद में V3 का प्रयोग करना है। द सोल्जर्स वर परमिटेड, ध्यान रखें ये किस प्रकार से आपका हो जाएगा, हैविंग बीन परमिटेड, यानी जो एक्टिविटी आपकी पहले हो रही है, जो वर्ब आपकी पहले हो रही है उसमें हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, हैविंग बीन परमिटेड बाय द ऑफिसर, हैविंग बीन परमिटेड बाय द ऑफिसर। अब ध्यान रखें ये दे किसके लिए आया, सोल्जर्स के लिए। किसके लिए, सोल्जर्स के लिए। अब दे का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि यूज़ किसका करेंगे, यूज़ करेंगे हम सोल्जर्स का, क्योंकि दे का यूज हुआ है आपका सोल्जर्स के लिए। तो द सोल्जर्स मार्च्ड ऑन, ये आप लिख सकते हैं कि अधिकारी के द्वारा परमिशन मिलने के बाद सैनिक या सिपाही आगे बढ़ गए। तो ध्यान रखिए ये पैसिव होने पर आपको क्या करना है, हैविंग के बाद में बीन का प्रयोग करना है, और अगर पैसिव में नहीं है तो हैविंग के बाद में बीन का प्रयोग नहीं करना, सीधा V3 का प्रयोग करना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि वाक्य पैसिव होने पर आप किस प्रकार से सेंटेंस को बनाने वाले हैं, किस प्रकार से उसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपकी पैसिव थी, और पैसिव का वाक्य आपका इसमें हम समझ गए हैं, ये आप समझ गए होंगे। रिवाइज करें, अगर आपके समझ में नहीं है कोई चीज़ तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को समझ आएंगे। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं।
और नेक्स्ट स्टेप पर बात करने वाले हैं डिस्टेंस, और वो हो जाएगा अपना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस नेक्स्ट लेवल पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, कि किस प्रकार से वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हम प्रयोग करते हुए, या डबल कोमाज का बोल सकते हैं कि सेंटेंस में इजेएमआर का प्रयोग करते हुए इनको, या इजेएमआर की जगह हम बीइंग का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से सेंटेंस को मर्ज कर सकते हैं या उनको सिंथेसिस कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम पहुंच गए हैं जो अपने 8 स्टेप थी अलग अलग, और 8 स्टेप जो सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज करने की अलग अलग स्टेप थी, प्रोसेस के थ्रू हमने उनको कंप्लीट करने की कोशिश की। उनमें हम पहुंच गए हैं सेकंड लास्ट पर, क्योंकि आप अभी 6th कंप्लीट हो चुके हैं, 7th अपने ऑन प्रोग्रेस अभी स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद में लास्ट वन आपकी आ जाएगी। ध्यान रखें, तो अभी हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो हो जाएगी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है और किस प्रकार से यूज़ होता है, ध्यान रखें। तो पहले आपको यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से वो कहाँ यूज़ होता है, ध्यान रखें। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखें, जब रीजन और रिजल्ट में संबंध हो। क्या हो डियर स्टूडेंट्स, जब रीजन और रिजल्ट यानी कारण में और परिणाम में दोनों में कोई संबंध दर्शाया जाता है, और या दोनों को कह सकते हैं रिलेट किया जाता है, तब हम यूज़ करने वाले हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, ध्यान रखें। उसके बाद में और आप कहाँ इसका यूज़ करेंगे, ध्यान रखें। एक और चीज़ की आपको ध्यान रखनी है, यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर या फिर वॉज वर, इज एम आर या फिर वॉज वर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हुआ है, इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है, तो ध्यान रखें वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस, इनको हटा करके इज एम आर या वाज वर्ब को हटा करके मेन वर्ब को, और उसकी जगह यूज़ करने वाले हैं किसका, बीइंग का। इसका यूज़ करने वाले हैं बीइंग का। ध्यान रखें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, बीइंग। क्या होता है, बीइंग। तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में हमें जो वर्ड यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा करेंगे, बीइंग। यानी बी फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो बी फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी। ध्यान रखें, इज एम आर वॉज वर्ब, ये भी क्या होती है, ये भी बी फॉर्म की आपकी, बी फॉर्म की आपकी या बी वर्ब की क्या होती है, फॉर्म होती है, अलग अलग इसकी कैटेगरीज होती है। ध्यान रखें, इज एम आर वॉज वर्ब सभी बी फॉर्म की अलग अलग फॉर्मेट दे रखें, तो इनकी सभी की जगह अगर मेन वर्ब एज ए मेन वर्ब, ध्यान रखें एज ए मेन वर्ब अगर यूज हुई है, तब हम क्या करेंगे, इनको हटा करके बीइंग का यूज़ कर देंगे, किसका, बीइंग का, और बाकी चीज़ें एज इट इज आपकी रहने वाली है। ध्यान रखें, तो बीइंग का यूज़ आपको करना है, और कब करना है, जब रिजल्ट और रीजन और रिजल्ट में रिलेशन दिखाया जाए, संबंध दिखाया जाए, तब आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। ध्यान रखें, किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर देखिए, द डॉक्टर्स वर ऑन स्ट्राइक, डॉक्टर्स क्या थे, स्ट्राइक पर थे, हड़ताल पर थे। नो बॉडी वॉज क्योर इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स में किसी का भी इलाज नहीं किया गया, किसी को भी ठीक नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आपको वॉज है, वो क्या है, एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है, एज ए मेन वर्ब, तो इसकी जगह क्या यूज़ करने वाले हो, इसकी जगह आप यूज़ करने वाले हो बीइंग का, इसका बीइंग का। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द वेदर वॉज, यहाँ पर द वेदर वॉज फाइन, मौसम अच्छा था, द एरोप्लेन वॉज ऑन टाइम, और मौसम अच्छा होने की वजह से एरोप्लेन क्या था, ऑन टाइम था, यानी सही समय पर वो चल रहा था, सही समय पर पहुंच गया था। तो देखें यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया मेन वर्ब के रूप में, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी बीइंग का प्रयोग करने वाले हैं। बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बीइंग का यूज़ करना आपको, और उसके बाद में आपको सेंटेंस को एज इट इज इनको मर्ज करना, ऐड करना। देखिए, द डॉक्टर्स कर दिया हमने, वर्क की जगह बीइंग कर दिया, वॉज की जगह बीइंग कर दिया। उसके बाद में देखिए, ऑन स्ट्राइक, द डॉक्टर्स बीइंग ऑन स्ट्राइक। अब क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, कोमा, सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कोमा, उसके बाद में आपको एज इट इज लिखना है, जोड़ते चलिए, नो बॉडी वॉज क्योर्ड या ट्रीटेड जो भी है इन द हॉस्पिटल, ये आपका इस प्रकार से हम इसको मर्ज कर देंगे। क्या बन जाएगा, द डॉक्टर्स वर्क इज बीइंग ऑन स्ट्राइक
यहाँ पर कोमा क्योंकि फुल स्टॉप कंप्लीट हो चुका है सेंटेंस। नोबडी वाज क्योर्ड इन द हॉस्पिटल, ये आपका वर की आवाज़ की जगह हमने बीन का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट में देखिए द वेदर, वाज की जगह हमने बीन कर दिया, उसके बाद में फाइन है क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो कोमा द एरोप्लेन वॉज ऑन टाइम। अब आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किस प्रकार से यूज़ करेंगे। इज एम आर, देखिए एक बार दोबारा देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, इनका प्रयोग कब करेंगे, जब रीजन और रिजल्ट में संबंध दर्शाया जाएगा, रिलेशन दर्शाया जाएगा। किस प्रकार से करेंगे, इज एम या आर या वॉज वर जो बी फॉर्म होती हैं का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तब हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन इनको हटाने के बाद देखिए यहाँ पर वर है, द डॉक्टर्स वर ऑन स्ट्राइक नोबडी वाज क्योर्ड इन द हॉस्पिटल। वर की जगह हमने बीइंग रखा है, बाकी से मैंने एज इट इज लिखा है बाकी चीज़ें। द डॉक्टर्स बीइंग ऑन स्ट्राइक कोमा आगे नोबडी वाज क्योर्ड इन द हॉस्पिटल। उसके बाद में देखें वेदर वाज फाइन द एरोप्लेन वाज ऑन टाइम, तो वाज किसी का बीइंग कर दिया, बाकी चीज़ें हमने एज इट इज़ लिखी हैं, सेम लिखी हैं। द वेदर बीइंग फाइन द एरोप्लेन वाज ऑन टाइम। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि बी फॉर्म को, जो बी फॉर्म दे रखे हैं उनको उठाने के बाद में बी में आईएनजी जोड़ करके आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आप सेंटेंस को सिंथेसिस कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में सिंथेसाइज उसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद में हम पहुँच गए हैं अंतिम पड़ाव की ओर और अंतिम स्टेप पर, और अंतिम स्टेप पर बात करने वाले हैं। लास्ट अपनी जो होने वाला है स्टेप वो हो जाएगा स्टूडेंट्स नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। क्या हो जाएगा, नाउन और फ्रेजेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए हम जो है अब सेंटेंस बनाने वाले हैं, हम सिंथेसिस करने वाले हैं। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स हम लास्ट स्टेप पर पहुंच गए हैं और अपनी लास्ट वाली स्टेप कौन सी है उसकी हम बात करने वाले हैं, नाउन या फ्रेजेज इन अपोजिशन। ये क्या होता है नाउन फ्रेजेज इन अपोजिशन, इसको समझिए। नाउन फ्रेजेज इन अपोजिशन का मतलब, आप अपोजिशन का मतलब ये समझ लीजिए कि अपोजिशन होता है आपका पास या नज़दीक, पास या नज़दीक में। जैसे आप बगल बगल बोल सकते हो, नज़दीक बोल सकते हो, पास बोल सकते हो, या बगल भी बोल सकते हो, इसे बगल में। यह अपोजिशन आपका इसका अर्थ होता है, ध्यान रखें। तो किस प्रकार से इसको हम यूज़ करेंगे, ध्यान रखें। अपोजिशन नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का जब हम यूज़ करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, जो भी हमारी नाउन की को एक्सप्लेन करता है, जो भी वर्ड यूँ कहेंगे हमारे नाउन को जो भी वर्ड एक्सप्लेन करता है उसको हमें यूज़ करने वाले हैं डबल कोमा के बीच। यहाँ पर कोमा और यहाँ कोमा, ये आपकी कोमा है और इस कोमा के बीच में आप किसी नाउन को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड को आप लिखोगे। यूँ कहूँ कि किसी नाउन की व्याख्या करने वाले फ्रेज या वर्ड को डबल कोमा में लिखेंगे, ध्यान रखें। तो यहाँ पर किसी भी नाउन की, या यूँ कहूँ कि जो भी नाउन है, यूँ कहूँ कि जो भी नाउन है जो व्याख्या कर रही है, यूँ कहिए एक्सप्लेन कर रही है। जैसे आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए निखिल इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ वेरी स्मार्ट। निखिल क्या है, निखिल को एक्सप्लेन कर रहा है कौन, निखिल को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि निखिल क्या है, इंजीनियर। निखिल कौन है, इंजीनियर। यहाँ पर हमारे पास नाउन है और नाउन की व्याख्या की जा रही है कि नाउन निखिल कौन है, इंजीनियर। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रेजेंट अपोजिशन, इसको हम पोजिशन बोलेंगे कि एन इंजीनियर क्या है यहाँ पर अपोजिशन का काम कर रहा है। तो एन अपोजिशन जो है वो आपका कहाँ आएगा, किस प्रकार से आएगा, वो आपका डबल कोमा के अंदर आएगा। यही मैं कहूँ कि दोनों तरफ से कोमा के थ्रू बंद रहेगा, कोमा के अंदर बंद रहेगा। यहाँ पर देखिए हियर इज़ माई फादर, मेरे पिताजी हैं, लेकिन क्या है, हिज नेम इज़ मिस्टर जी.एल. सेन। ध्यान रखें पिताजी की बात हुई और पिताजी कौन है, जी.एल. सेन। तो ध्यान रखें पिताजी को ही एक्सप्लेन किया गया, किसको, पिताजी को। तो मिस्टर जी.एल. सेन ही क्या है, मिस्टर जी.एल. सेन ही क्या है, फादर हैं, पिताजी है। तो जी.एल. सेन को ही क्या किया यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, उसी नाउन को एक्सप्लेन किया गया, ध्यान रखें। उसके बाद में देखें लास्ट में दे रखा आपको वास्को डी गामा वॉज ए पुर्तगीज, ही रीच्ड इंडिया इन 1498। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले निखिल है, तो निखिल की बात करेंगे तो निखिल किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। निखिल के लिए आपको जो एक्सप्लेन कर रहा है निखिल, वो कर रहा है एन इंजीनियर, तो ये डबल कोमा में बंद हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, देखिए निखिल, यहाँ पर आप कोमा लगाओगे, क्या हो जाएगा, एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। ये आपका डबल कोमा में हो गया क्योंकि निखिल को ही क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ये डबल कोमा में बंद हो जाएगा आपका। इसके बाद में देखिए आप एज इट इज सारी चीज़ लिखेंगे, निखिल एन इंजीनियर। उसके बाद में क्योंकि निखिल के लिए ही आया है तो उसको उठा देंगे, इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा, इज वेरी इंटेलिजेंट हो जाएगा।
निखिल के लिए इंजीनियर शब्द का यूज़ किया गया है। तो निखिल एन इंजीनियर, निखिल क्या है, इंजीनियर है, और वही क्या है, वही वेरी स्मार्ट या यूँ वेरी इंटेलिजेंट है। तो जो नाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन को या उसको बोल सकते हैं कि उसकी डिटेल्स में देता है, उस वर्ड को हम क्या करेंगे, उसको हम डबल कोमा के, यूँ कहूँ कि दोनों तरफ से कोमा के अंदर बंद कर देंगे। यहाँ देखिए निखिल को यहाँ पर द एन इंजीनियर को हमने कोमा के साथ बंद कर दिया, या यूँ कहूँ कि निखिल को और एक्सप्लेनर जो वर्ड है उसको अलग अलग किया, कैसे भी समझ लीजिए आप, लेकिन एन इंजीनियर जो वर्ड है आपका दोनों तरफ से कोमा के अंदर बंद है। उसके बाद में देखिए हियर इज मिस्टर माई फादर, हिज नेम इज मिस्टर जीएल सेन। तो ये आप फादर को क्या बनाया जा रहा है, क्योंकि फादर कौन है, मिस्टर जीएल सेन। तो ये आपका जीएल सेन कहाँ आएगा, डबल कोमा के अंदर। देखिए हियर इज, यहाँ पर कोमा, मिस्टर जीएल सेन, हियर इज मिस्टर जीएल सेन। आपको फिर से कोमा लगानी है, कोमा के अंदर बंद करना है। माई फादर, माई फादर, हियर इज मिस्टर जीएल सेन, डबल कोमा, कोमा के अंदर इसको बंद कर दिया दोनों तरफ से। माई फादर यानी जीएल सेन है, वही क्या है, मेरे पिताजी हैं। जीएल सेन ही क्या है, मेरे पिताजी। लास्ट में देखिए वास्को डी गामा वॉज ए पुर्तगीज, ही रीच्ड इन इंडिया इन 1498। तो देखिए वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा को ही क्या किया गया है, वास्को डी गामा को ही आगे और एक्सप्लेन किया गया है। कौन है वो क्या है, पुर्तगीज है, यानी पुर्तगाल का रहने वाला है, पुर्तगाल का निवासी है। निखिल क्या है, इंजीनियर। पिता जीएल सेन ही क्या है, पिताजी। यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया, ध्यान रखें। तो जीएल सेन आप यहाँ आप इसको यूज़ करेंगे, और फादर आपका आगे यूज किया गया है। तो ध्यान रखें वास्को डी गामा ये कौन है, पुर्तगीज है। तो अब की बार हमारे पास कोमा के अंदर रहने वाला वर्ड कौन सा है, पुर्तगीज। किस प्रकार से करेंगे, वास्को ड गामा कोमा ए पुर्तगीज, फिर से कोमा, रीच्ड इंडिया इन 1498। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यूँ कहूँ कि जो वर्ड नाउन को उसके डिटेल हमें दे रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उस वर्ड को हम कोमा के अंदर बंद रखेंगे दोनों तरफ से, और बाकी चीज़ें एज इट इज जैसा आप देख रहे हो सभी में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से उनको यूज़ करने वाले हैं। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन अपनी स्टेप है वो है सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज करने की लास्ट स्टेप 8 नंबर वाली, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है पास में या बगल में। कह सकते हैं कि जिस नाउन की विशेषता बताई जा रही है या जिस नाउन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उस एक्सप्लेनर वर्ड को हम कहाँ रखेंगे, जस्ट नाउन के पास में रखेंगे, और दोनों तरफ से कोमा से बंद करेंगे उसे। तो यहाँ पर निखिल की विशेषता हो रहा है इंजीनियर, निखिल को ना इंजीनियर, तो इंजीनियर को निखिल के पास रख करके कोमा में बंद कर दिया गया। हियर इज माई फादर, तो यार हियर इज जीएल सेन, तो यहाँ पर देखिए जीएल सेन फादर की विशेषता हो रहा है कि फादर कौन है, जीएल सेन, इसको दोनों तरफ से कोमा से बंद कर दिया गया, ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए वास्को डी गामा कौन है, वास्को डी गामा को ही एक्सप्लेन करने वाला वर्ड है पुर्तगीज। तो पुर्तगीज वर्ड को या ये पुर्तगीज वर्ड को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया गया या कोमाज में बंद कर दिया गया, और आगे आपको एज इट इज सेंटेंस कंप्लीट लिखा गया है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट जो या सिंपल जो सेंटेंस को सिंथेसाइज करने की 8 अलग अलग लेवल की स्टेप थी, प्रोसेस थी, वो हमने एट लास्ट कंप्लीट कर ली है। और अब हम बात करते हैं नॉर्मली जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में बात करेंगे अपने कंपाउंड सेंटेंस की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हर क्लास में बात करते हैं, अपने कुछ वोकैब के वर्ड की, और आज के अपने वोकैब के 2 वर्ड रहने वाले हैं, उनकी बात कर लेते हैं। चलिए वोकैब के वर्ड की तरफ चलते हैं और बात करते हैं अपने वोकैब के 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही यूजफुल वर्ड्स की। आइए डियर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपनी वोकैब की, और वोकैब के आज की क्लास के अपने जो वर्ड रहने वाले हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट वन की बात करें तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। फर्स्ट वन अपना जो वर्ड है आज की क्लास में वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फॉल्स बोलते हैं झूठा, नकली, ये बोल सकते हैं कि असत्य, खोटा, जो भी जाली से फेक बोलते हो आप, ये सारे के सारे वर्ड आपके फॉल्स के अंतर्गत आते हैं। तो सिनोनिम की बात करें तो किस कौन कौन से होंगे, फिक्शियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिक्शियस। फिक्टिशियस के बाद में क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट, क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट। उसके बाद में इनकरेक्ट, इनवैलिड, अनरियल, रॉन्ग, फेक और बोगस। एक बार दोबारा देखें, फिक्टिशियस क्या हो जाएगा, फिक्टिशियस। उसके बाद में देखें इनएक्यूरेट, उसके बाद में इनकरेक्ट, इनवैलिड, उसके बाद में अनरियल
और रॉन्ग, फेक और बोगस, ये आपके कुछ वर्ड हैं जो फाल्स वर्ड को उसको सिग्निफाई करते हैं, यूँ कहेंगे फाल्स के सिनोनिम है। उसके बाद में देखिए एंटोनिम में देखें तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू के बाद में जाएगा ऑथेंटिक, ऑथेंटिक के बाद में जाएगा जेन्युइन, जेन्युइन के बाद में जाएगा रियल, रियल के बाद में राइट, और राइट के बाद में दिया है वैलिड, क्योंकि ऊपर क्या दिया है इनवैलिड, तो यहाँ दिया वैलिड, यहाँ दिया है रॉन्ग तो यहाँ राइट, यहाँ दिया अनरियल तो यहाँ दिया रियल, ध्यान रखें। तो ये सारे आपके वर्ड फाल्स को लेकर के एंटोनिम और सिनोनिम में इंक्लूड है। फेथफुल, नेक्स्ट वर्ड है फेथफुल। फेथफुल का अर्थ क्या होता है, फेथफुल का अर्थ होता है वफादार या विश्वसनीय। क्या होता है, वफादार या विश्वसनीय। इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिनोनिम में बात करेंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिवोटेड, लॉयल, रिलायबल, उसके बाद में स्टाउंस, और स्टाउंस के बाद में ट्रूथफुल। एक बार दोबारा देखें, सिनोनिम हो जाएगा डिवोटेड, लॉयल, रिलायबल, स्टाउंस और फेथफुल। उसके बाद में देखिए सॉरी लास्ट में क्या हो जाएगा, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा ट्रूथफुल। और एंटोनिम की बात करें तो क्या बात करेंगे, लॉयल का डिसलॉयल होता है, फेथफुल का क्या होता है फेथलेस होता है, रिलायबल का क्या होता है अनरिलायबल हो जाएगा, और लास्ट में देखा है परफिडियस, लास्ट में क्या दिया है परफिडियस। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में ये जो भी आज के अपने वर्ड रहे हैं आपको पसंद आए होंगे, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी सिंथेसिस को लेकर के या बात करूं कि जो भी आपके अंदर डर बैठा हुआ था या आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन था सिंथेसिस को लेकर के, वो डर आपका कुछ हद तक कम हुआ होगा। क्योंकि उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे आप सिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे अपनी वीडियोज़ के थ्रू, अपनी क्लासेस के थ्रू, तो उम्मीद यही रहेगी कि जितना आपके अंदर डर बैठा हुआ है, जितने आप कन्फ्यूज हैं इस टॉपिक को लेकर के, वो डर आपका कहीं ना कहीं कम्प्लीटली आपसे निकल जाए, और आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाए कि आप बड़े जोश के साथ उम्मीद कह सकें कि मैं इस टॉपिक को बड़े इजी तरीके से कर सकता हूं। तो ध्यान रखें ये आपका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं अगर रेगुलरली और क्लास को बार बार रिवाइज करके देखेंगे, ज़रूर समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। एकदम ईजी वे में आपके लिए क्लासें बनाई गई हैं। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास को हम एंड करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए वीके एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, and thank you so much for watching this class. Be safe and keep smiling.